Hello everyone. How are you all? Are you all ready for SST? Let's start. Today we are going to learn part 4 of lesson 13, Delhi Sultanate. And we all know its time period was 1206 to 1526. And आपने ये टाइम पीरियड काउंट किए कितने साल? हम इस लेसन में कितने साल लर्न कर रहे हैं? हम इस लेसन में 316 ईयर्स लर्न कर रहे हैं. हमारी दिल्ली पर 316 ईयर्स तक 5 डिनेस्टीज ने रूल किया था. 4 डिनेस्टीज के बारे में हम अपने पार्ट 1, 2 एंड 3 में लर्न कर चुके हैं. 4 डिनेस्टीज के बारे में. ओके, एंड इन दिस सेशन इन पार्ट 4 वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 5th dynasty, and that was Lodi dynasty. 5th dynasty of Delhi Sultanate. First dynasty was slave dynasty. Second dynasty was Khalji dynasty. Third dynasty was Tughlaq dynasty. And fourth was Sayyid dynasty. Okay, and now here Lodi dynasty. Its time period was 1451 to 1526. Okay, Behlol Lodi was the first ruler. He ruled over here 1451 to 89, 38 years तक. और ये सबसे लंबा शासनकाल था. इन 5 डिनेस्टी में से किसी भी और रूलर ने इतना लंबा समय शासन नहीं किया था. सिकंदर लोदी, सेकेंड रूलर ऑफ लोदी डिनेस्टी, and he ruled over here 1489 to 1517. And last ruler was Ibrahim Lodi. 1517 to 26 तक इन्होंने रूल किया. Okay, now here let us read about Behlol Lodi, the first ruler of Lodi dynasty. He was an able ruler. वो एक योग्य शासक था. And a competent general, और बहुत ही competent था, सक्षम था, स्किलफुल व्यक्ति था. तभी तो 38 ईयर्स तक शासन कर पाया, इतना लंबा समय. ही डिड नॉट रूल लाइक अ सुल्तान. वो एक सुल्तान की तरह रूल नहीं करता था. तो किसकी तरह करता था? सुल्तान था तो सुल्तान की तरह ही रूल करना चाहिए था. बट वो अपने आप को एक फेडरल लॉर्ड ही मानता था, जमींदार ही मानता था. वो एक सुल्तान की तरह दिखावा नहीं करता था. साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति था. टू प्लीज हिज नोबल्स, अपने राज्य के श्रेष्ठ व्यक्तियों को प्लीज करने के लिए, उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए, ही डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज वन अमंग देम. उसने डिक्लेयर किया कि वो उनमें से ही एक है. मीनिंग वो उनसे बड़ा नहीं है. वो अपने आप को सुल्तान नहीं समझता. वो अपने आप को एक नोबल ही समझता है. ही नेवर सेट ऑन अ थ्रोन. और इन्हें खुश करने के लिए जब कभी भी ये नोबल्स के बीच में बैठते थे तो अपने सिंहासन पर नहीं बैठते थे, नोबल्स के साथ बैठ के ही वार्तालाप करते थे. ही सप्रेस्ड, उन्होंने दबा दिया द रिवोल्ट इन दोआब. दोआब में जो रिवोल्ट, जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था, बेहलोल लोदी ने उस विद्रोह को समाप्त कर दिया. एनेक्स्ड जौनपुर, एनेक्स्ड मीनिंग कैप्चर कर लिया, किसे? जौनपुर को. एंड अ नंबर ऑफ स्टेट्स, और बहुत सारे अदर स्टेट्स को भी कैप्चर कर लिया. ही वॉज अ रिलीजियस पर्सन. वो एक धार्मिक व्यक्ति थे, बहुत ही काइंड व्यक्ति थे, हेल्पफुल थे, अपनी प्रजा की समय समय पर हेल्प करते थे. हिज रूल एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब टू सम अदर पार्ट्स ऑफ बिहार. और उन्होंने अपने रूल को, अपने शासन को पंजाब से लेकर बिहार के पार्ट्स तक फैला दिया. मीनिंग ये कॉम्पिटेंट रूलर थे और एक योग्य रूलर भी थे. इन्हें पता था कि नोबल्स को कैसे खुश रखना है और प्रजा को कैसे खुश रखना है, और रिलीजियस प्रवृत्ति के रूलर थे. ओके, नाउ लेट अस लर्न हियर अबाउट सिकंदर लोदी. सिकंदर लोदी ने 1489 टू 1517 तक रूल किया. इन्होंने 28 ईयर्स तक रूल किया. ओके, सिकंदर लोदी. सिकंदर लोदी कौन थे? सिकंदर लोदी बेहलोल लोदी के बेटे थे. तो अपने पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी दिल्ली के रूलर बने. ही वॉज जनरस, वो बहुत ही जनरस थे, काइंड थे टूवर्ड्स अ मुस्लिम एंड उलेमास.
मुस्लिम्स के प्रति एंड उलेमास के प्रति बहुत ही काइंड थे। ही हेल्प द पुअर मुस्लिम, गरीब मुस्लिम्स की हेल्प करते थे। एंड गेव मनी टू पुअर विडोज, विडोज कौन होते हैं? विधवा, जिनके हस्बैंड नहीं होते हैं। तो हस्बैंड नहीं होते हैं तो अगर उनकी डॉटर्स हैं तो उनकी मैरिजेस पे जो खर्चा होता था वो राजा उठाते थे, सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी पुअर विडोज को उनकी डॉटर की मैरिज के लिए पैसा देते थे। ओके, सिकंदर लोदीज रिलीजियस पॉलिसी टूवर्ड्स द हिंदूज वॉज वेरी हार्श एंड इंटॉलरेंट। सिकंदर लोदी की जो रिलीजियस पॉलिसी थी, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा उलेमास को रिस्पेक्ट देते थे, उनके प्रति काइंड थे। तो उलेमास कौन थे? रिलीजियस लीडर्स थे। मीनिंग ये रिलीजियस पॉलिसीज ऐसी बनाते थे जो मुस्लिम्स के पक्ष में हो, हिंदूज के अगेंस्ट होती थी। हिंदूज के लिए वो बहुत ही हार्श, बहुत ही कठोर और इनटॉलरेंट मीनिंग असहनीय होती थी। ही डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स, इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, हिंदुओं के मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड कंस्ट्रक्टेड मॉस्क्यूज इन देयर प्लेस, और उसके स्थान पर मस्जिदें बना दी। ही री इम्पोज्ड जाजिया ऑन हिंदूज, हिंदूज पर जाजिया कर लगाया। जाजिया के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि ये कर वो है जिसे गैर मुस्लिम पर लगाया जाता था। जो व्यक्ति मुस्लिम नहीं था उस पर ये कर लगता था, तो सभी हिंदुओं को ये कर देना पड़ता था। ही फाउंडेड द न्यू सिटी ऑफ आगरा, किसने? सिकंदर लोदी ने आगरा सिटी को फाउंड किया था। आज हम आगरा जानते हैं जहाँ पर ताजमहल है, तो आगरा को फाउंड करने वाले कौन थे? सिकंदर लोदी। 1506 में इन्होंने आगरा को फाउंड किया था। एंड मेड इट इज कैपिटल, और उन्होंने इसे अपनी कैपिटल बनाया। ओके, और अपनी कैपिटल दिल्ली से शिफ्ट करके आगरा में ले गए। इससे पहले भी कौन से शासक ने कैपिटल को शिफ्ट किया था? मोहम्मद ने, मोहम्मद तुगलक ने किया था। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी, अपनी कैपिटल दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट किया था। अब यहाँ पर सिकंदर लोदी ने दिल्ली से शिफ्ट करके कहाँ पर अपनी कैपिटल स्थापित की? आगरा में। और आगरा को किसने फाउंड किया था? सिकंदर लोदी ने 1506 में। क्लियर अप टू यू? नाउ लेट अस नो हियर इब्राहिम लोदी, द थर्ड एंड द लास्ट रूलर ऑफ दिस डिनेस्टी। ओके, इसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। ही बिकेम द सुल्तान आफ्टर हिज फादर सिकंदर लोदी। तो क्या समझे कि ये जो इब्राहिम लोदी हैं ये सिकंदर लोदी के बेटे थे। ओके, ही वॉज एन इंटेलिजेंट, एबल एंड ब्रेव रूलर। ये बहुत ही इंटेलिजेंट थे, एबल और ब्रेव रूलर थे, बहादुर शासक थे। बट हैड टू फेस मैनी रिबेलियंस, लेकिन इन्हें बहुत सारे विद्रोहों का सामना करना पड़ता था। यस, और ये विद्रोह करता कौन था? इन्हीं की प्रजा, नोबल्स। क्यों? क्योंकि वो इनकी नीतियों से खुश नहीं थे। इनके आने से पहले, इनके शासक बनने से पहले इनके पिता सिकंदर लोदी ने अपने समय में बहुत अच्छी प्रशासन व्यवस्था चलाई थी। उन्होंने बहुत सारे कर समाप्त कर दिए थे, लाइक किसान कर, खाद्यान्न कर, व्यापार कर, इस तरह के बहुत सारे कर समाप्त किए थे। क्यों किए थे? ताकि प्रजा खुश रहे, प्रजा अपना विकास कर सके। लेकिन इन्हें ये नीति पसंद नहीं थी, क्योंकि इस नीति की वजह से जो व्यापार मंडल था वो दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता जा रहा था, क्योंकि उनके ऊपर कोई कर इम्पोज नहीं किया गया था। उनकी सारी की सारी कमाई उन्हीं के पास रहती थी, इस वजह से वो शक्तिशाली होते जा रहे थे। और ये बात इब्राहिम लोदी को अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि ये नोबल्स, ये व्यापार मंडल मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, इस वजह से इन्होंने उन्हें ख़त्म करने की नीति बनाई। लेकिन ये नीति उन्हें कैसे पसंद आएगी? नोबल्स को, व्यापार मंडल को कैसे पसंद आएगी? एंड यही कारण था कि नोबल्स ने, सरदारों ने, व्यापार मंडल ने, प्रजा ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। एक तरफ तो इन्हीं की प्रजा इनके अगेंस्ट थी, दूसरी तरफ इन्होंने मेवाड़ के राणा सांगा से जब युद्ध किया तो ये उसमें भी हार गए। मीनिंग अपना एक और दुश्मन खड़ा कर लिया।
ही रिप्लेस्ड द ओल्ड एंड सीनियर मिलिट्री ऑफिसर। अब यहाँ पे भी एक गलत काम किया कि ओल्ड एंड सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को रिप्लेस कर दिया विद यंग एंड ब्रेव सोल्जर्स से। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता था कि ये यंग और ब्रेव सोल्जर्स इनकी मिलिट्री को ज़्यादा स्ट्रेंथन दे पाएंगे। नेचुरल है, यंग एंड ब्रेव ऑफिसर होंगे तो वो ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। दिस डिसप्लीज्ड मैनी ऑफ द ओल्ड नोबल्स, और उनकी इस नीति ने कि ओल्ड एंड सीनियर ऑफिसर्स को हटाया जाएगा, इस नीति ने ओल्ड नोबल्स को डिसप्लीज किया, मीनिंग नाखुश किया। ओल्ड नोबल्स इस बात से खुश नहीं थे और यही कारण था कि उन्होंने रिबेल मीनिंग विद्रोह किया। दौलत खां जो कि उस समय पर पंजाब के गवर्नर थे, उन्होंने भी विद्रोह किया और उन्होंने इसी विद्रोह के कारण ही बाबर को इनवाइट किया। बाबर कौन था? काबुल का शासक, अफगानिस्तान में काबुल का शासक था, एक उभरती हुई शक्ति था। इंडिया पर अटैक करने के लिए बुलाया गया बाबर को। बाबर ने इंडिया पर अटैक किया। बाबर इन्वेडेड इंडिया एंड मेट और मिला इब्राहिम लोदी से इन द बैटल ऑफ पानीपत, मीनिंग इब्राहिम लोदी और बाबर का आमना सामना हुआ युद्ध में, पानीपत के युद्ध में इन 1526 में। ओके, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी हु वाज किल्ड इन दिस बैटल, और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया एंड इब्राहिम लोदी इस बैटल में मर गए। दिस मार्क्ड द एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और इसी के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया एंड द बिगनिंग ऑफ द मुगल रूल, और मुगल शासक इंडिया में आना स्टार्ट हो गए, मुगलों का रूल स्टार्ट हो गया इंडिया में। सो क्लियर अप टू यू, हमने यहाँ तक 5 डिनेस्टीज के बारे में लर्न किया। But here this is the end of the Delhi Sultanate only. Yes, this is not the end of this lesson. Lesson का end नहीं हुआ. We have to continue this lesson. Yes, we have to do something more here. We have to learn about the governance during the Sultanate period. सल्तनत पीरियड जो हमने इतनी सारी डिनेस्टीज के बारे में पढ़ा, उनके समय में गवर्नेंस कैसी थी, मीनिंग गवर्नमेंट कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। द सुल्तान, सुल्तान कौन? रूलर। जिसने भी उस समय पर शासन किया वो रूलर होते थे, उन्हें सुल्तान बोला जाता था। डोमिनेटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मीनिंग केंद्रीय सरकार पर पूरा प्रभाव सुल्तान का होता था। ही वॉज द हेड ऑफ द स्टेट, वो स्टेट का हेड होता था मीनिंग मुखिया होता था। ही ऑल्सो एक्टेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव, वो सीईओ का काम करता था मीनिंग कार्यपालिका का मेन अधिकारी सुल्तान ही होता था। सभी तरह के डिसीजन सुल्तान ही लेता था। एंड हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, और किसी भी तरह की सुनवाई सुल्तान के समक्ष ही होती थी। ही अपॉइंटेड मैनी मिनिस्टर्स टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, उसने एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग प्रशासन व्यवस्था चलाने के लिए बहुत सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना होता था। यस, वो अकेला सारे काम नहीं करता था, मिनिस्टर्स की हेल्प लेता था, लेकिन मेन डिसीजन वॉज इन द हैंड ऑफ सुल्तान। मेन डिसीजन सुल्तान लेता था, ये ओनली हेल्प करते थे इन ऑल मैटर्स। लेट अस नो कि कौन कौन से मिनिस्टर्स होते थे। हियर डू यू नो दीवाने वजारत, दीवाने वजारत एक डिपार्टमेंट था उस समय में जिसमें हेड की पोस्ट पे वजीर काम करता था। जो आज के समय में अगर देखें तो हमारे देश में जो पीएम की पोजीशन है उस समय पर वजीर की होती थी। ओके, तो ये वजीर फाइनेंस मैटर्स को देखता था। एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था भी वजीर ही देखता था। ओके, सेकेंड नंबर पे दीवाने अर्ज। अब ये कौन थे? ये हेड ऑफ द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग मिलिट्री में जो प्रशासन व्यवस्था चाहिए थी उसमें हेड दीवाने अर्ज होते थे। एंड ऑर्गेनाइज्ड द मिलिट्री, कंडक्टेड इंस्पेक्शंस करते थे ये, एंड मेंटेन कंप्लीट डिसिप्लिन,
और पूरे राज्य में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने का कार्य दीवाने अर्ज का ही होता था। ही वॉज लाइक द प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर। आज के समय में जो प्रेजेंटली जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं, उनकी जो आज के समय में पोजीशन है उस समय पर दीवाने अर्ज की होती थी। ओके, एंड हियर दीवाने इंशा, ये कौन थे? ये इंचार्ज होते थे एंटायर कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द स्टेट। स्टेट में जितना भी पत्र व्यवहार होता था उसमें इंचार्ज की पोस्ट पे दीवाने इंशा थे। ओके, विद द रूलर्स ऑफ द अदर इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड हिज ओन सबॉर्डिनेट ऑफिशियल्स। अपने सबॉर्डिनेट ऑफिशियल्स के साथ या फिर इंडिपेंडेंट स्टेट्स के साथ में जितना भी पत्र व्यवहार होता था वो दीवाने इंशा के द्वारा ही किया जाता था। ओके, एंड चीफ बारिद, ये कौन थे? ये स्पाइज का काम करते थे, मीनिंग जासूस का काम करते थे राजा के लिए। दे वर द ईयर्स एंड द आईज ऑफ द सुल्तान। सुल्तान की आंख और कान का काम ये ही करते थे चीफ बारित्सो। ओके, ख्वाजी उल ख्वाजात, ही वॉज द हेड ऑफ द जुडिशरी, मीनिंग न्याय व्यवस्था में हेड की पोस्ट पे कौन होता था? ख्वाजी उल ख्वाजात। और ये आज के समय में जो चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस की पोजीशन आज के समय में है वो उस समय पर ख्वाजी उल ख्वाजात की थी। वकीलेदार, ये कौन होते थे? ये लुक्ड आफ्टर, मीनिंग देखभाल करते थे पर्सनल कंफर्ट्स ऑफ सुल्तान एंड हिज फैमिली। फैमिली, सुल्तान और उसकी फैमिली के जो पर्सनल कंफर्ट्स थे उन्हें पूरी तरह से आराम प्राप्त हो रहा है या नहीं, सभी चीज़ें सुविधापूर्वक प्राप्त हो रही हैं या नहीं, ये काम कौन देखता था? वकीलेदार। ओके, ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर द कारखानाज, फैक्ट्रीज, उन फैक्ट्रीज को भी देखता था जहाँ पर रॉयल फैमिलीज की ज़रूरत की चीज़ें बनती थी, और पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रखने का काम वकीलेदार का होता था। तो ये इतने सारे मिनिस्टर्स होते थे उस समय पर सुल्तान की हेल्प करने के लिए। क्लियर अप टू यू? सो आज हमने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत के समय में एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था कैसी थी, प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। एंड इन अवर नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक। हम अदर पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइक उस समय पर सोसाइटी कैसी थी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था, एजुकेशन कैसी थी। ओके, सो bye bye for this session. Bye bye and wait for the next session. Bye bye.